हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो स्टूडेंट, मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है शब्द विचार। तो बच्चों, इसमें आइए हम लोग पढ़ते और समझते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। सामने दिए गए चित्र में कमल जो है ये निम्नलिखित वर्णों से मिलकर एक ऐसा शब्द बना है जिसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। अतः इसकी परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो आइए अब हम इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो कमल है, कमल ये सभी को पता है ना, कमल क्या होता है। कमल एक फूल है। तो इसी तरह से ये कमल जो है 6 वर्णों को मिलाने से बना एक शब्द है जिसका कुछ न कुछ अर्थ है जो कि हमें पता है। तो इसी तरह से दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलाने से बनने वाले कुछ ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ हो जो हमारी समझ में आए, तो ऐसे ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया गया है। पहला है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा वाक्य प्रयोग के आधार पर। ये 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम पहला प्रकार पढ़ेंगे, रचना या बनावट के आधार पर शब्द का भेद। तो रचना के आधार पर शब्द जो है वो 3 भेद होते हैं शब्दों के, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको समझना है कि शब्दों को जो है 4 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जिसका पहला प्रकार रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद, इसके भी 3 टाइप्स हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो ऋण शब्द का सबसे पहले हम समझेंगे। तो जो शब्द हमेशा से एक निश्चित अर्थ में प्रयोग होते आए हैं तथा जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं मिलता है, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, जैसे घर, हाथी, कमल, दूध आदि। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हाथी शब्द के टुकड़े करने पर हमें हा तथा हाथी ये 2 शब्द मिलेंगे, क्या इनका अलग करने पे कोई अर्थ है? नहीं ना। तो इसीलिए ये ऋण शब्द है। तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं जो 2 या 3 शब्दों से मिलकर बने, 2 या 3 अक्षरों से मिलकर बने हैं, और उनके अगर हम टुकड़े करेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं होता है, अर्थ नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्दों को ऋण शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनके प्रत्येक खंड का, यानी प्रत्येक जो मिले हुए शब्द होते हैं आपस में, उनका कोई अर्थ होता है। तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यौगिक शब्द यानी ये अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है। योग मतलब होता है जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। तो यौगिक शब्द का अर्थ हो जाएगा जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन उनके हर शब्द का एक न एक अर्थ होता है, जैसे दूध वाला, रसोई घर, पुस्तक, पुस्तकालय। तो यहाँ ये सभी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन दोनों शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। दूध वाला, रसोई घर और पुस्तकालय। तो दूध मतलब होता है दूध, सभी को पता है, मिल्क वाला मतलब होता है दूधिया, दूध वाला मतलब हो गया दूध, यानी दूध देने वाला। रसोई मतलब होता है जहाँ पे खाना पकता है। घर मतलब होता है घर, रसोई घर मतलब खाना पकाने वाला घर। पुस्तकालय, तो पुस्तक मतलब होती है किताब, आलय मतलब होता है घर। पुस्तकालय मतलब हो गई लाइब्रेरी, यानी पुस्तक रखने वाला घर। तो इस तरह से ये यौगिक शब्द है, यानी इसके दोनों शब्दों का कोई न कोई अर्थ है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। अब देखिए अगला है योग ऋण शब्द। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, परंतु किसी विशेष अर्थ में ऋण हो जाते हैं, इन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, त्रिनेत्र, जलज, पीताम्बर, लंबोदर आदि। अर्थात
ऐसे जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन इन दोनों अर्थों को, जो दोनों शब्द मिलकर के नए शब्द, जो दोनों शब्द मिलकर के शब्द बने हैं, तो इन दोनों शब्दों को छोड़ करके एक इसका एक विशेष अर्थ होता है, तो वो विशेष अर्थ जो है रूढ़ बन जाता है, इसीलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग मतलब दो शब्दों से मिलकर बनना, लेकिन जब दो शब्दों से मिलकर बना तो एक नया अर्थ निकल गया, और वो अर्थ ऐसा निकला है जो रूढ़ हो गया है, यानी उसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम है योग रूढ़। जैसे दशानन, त्रिनेत्र, जलज, पीताम्बर, लंबोदर। तो यहाँ लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर, पेट जिसका, परंतु लंबोदर यहाँ पे हम गणेश जी को कहेंगे, इसलिए एक विशेष अर्थ में ये रूढ़ हो जाने के कारण योग रूढ़ शब्द कहलाता है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल जो है दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पे रावण जो है ये विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया, इसीलिए इसको हम योग रूढ़ कहेंगे। उसी तरह से त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। तो यहाँ पे शिव जो है एक अलग विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। जलज मतलब होता है जल में उत्पन्न, यानी जल में जन्म लेने वाला, तो वहां पे कमल, तो कमल भी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। पीताम्बर यानी पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। अंबर मतलब होता है यहाँ पे बच्चों, अंबर का अर्थ रहेगा वस्त्र, यानी पीला वस्त्र कौन पहनता है, विष्णु। तो उसी तरह से ये शब्द जो है टोटल शब्द ये रूढ़ यानी योग रूढ़ शब्द अपने विशेष अर्थ में रूढ़ बन गए हैं, तो इन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो अब तक तो हमने रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़ा, तो इसके जो 3 तरीके थे, यानी 3 भेद थे, तरीके नहीं प्रकार, 3 प्रकार थे। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम शब्द सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, यानी जो संस्कृत भाषा से शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, लेकिन वे अपने उसी रूप में यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि वे संस्कृत में थे, तो इन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण, हस्त, सूर्य, चंद्र, अग्नि। अब तद्भव शब्द जो है वो तत्सम शब्द का अपोजिट है, यानी उल्टा है। तो संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ बदलकर हिंदी भाषा में प्रचलित होने लगे उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी तत्सम शब्द का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कर्ण से कान, हस्त से हाथ, सूर्य से सूरज, चंद्र से चांद, अग्नि से आग। ठीक है, यहाँ पे कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का जो है, इन शब्दों को स्वयं स्टूडेंट अपना पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। अब अगला है देशज शब्द। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देशज का अर्थ समझेंगे। तो देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न होने वाला। तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित होने लगे उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, जूता, खिड़की, थैला, गाड़ी, झोपड़ी, लोटा, झोला, फावड़ा, भीड़, टांग, कलाई, चिड़िया, डिब्बी, पेट, सड़क, झाड़ू, ठोकर, डिबिया। तो देशज शब्द जो है वो गांव से उत्पन्न होकर, क्षेत्रीय मतलब होता है गांव से, यानी एक विशेष क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है, यानी अपने देश के ही किसी एक क्षेत्र से उत्पन्न हुए सब शब्द है, इसलिए इसे हम देशज शब्द कहते हैं। अब विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो भाषाओं में विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विदेशी भाषा है, अरबी शब्द का, फारसी शब्द का, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की और फ्रांसीसी, चीनी। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। अरबी शब्द है अखबार, अदालत, जुर्माना, इज्जत, वकील, हवा, ताकत, औरत, अक्ल, मकान, फकीर, किताब, ईमान, किस्सा, रहम, करम, किस्मत, अमीर, खत, गरीब, कैदी, सुबह। और फारसी शब्द है आदमी, अनाज, चश्मा, कागज, फौज, अचार, कारीगर, गुलाब, जमीन, जमींदार, गंदगी, रुमाल, चापलूसी, चेहरा, जगह, जानवर, जहर, हफ्ता, सूद, आवारा,
आराम, जादू, नौजवान, गिरफ्तार, आबरू, दरवाजा, दिल, खून, गुब्बारा, मजदूर, दीवार, पर्दा, बीमार, प्यास, शहद, शेर, नमक, आज, शादी। तो इसी तरह से कुछ अंग्रेजी शब्द है, कुछ पुर्तगाली शब्द है, कुछ तुर्की शब्द है, कुछ फ्रांसीसी शब्द है और कुछ चीनी शब्द है। तो चीनी शब्द केवल दो ही है, चाय और लीची। तो इस तरह से इन सब शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा। अब अगला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो तरीके के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे आम, माता पिता, घर, रोटी आदि। तो निरर्थक शब्द भी, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे माँ, तामा, तापी, रग, टीरो। तो इस तरह से कुछ निरर्थक शब्द भी होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के ये दो भेद हो गए। अब वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्दों के भी दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, लकार, कारक, काल तथा कारक, काल तथा वाच्य आदि के कारण परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में उनके कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो विकारी शब्द में जो है कि उसमें परिवर्तन हो सकता है। विकारी शब्द चार है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य इत्यादि के कारण कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं आता है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और ये भी संख्या में चार है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके, थैंक यू।